हेलो दोस्तों, स्वागत आपका है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लासेस पर। आज की हमारी जो वीडियो है एसएससी जीडी में जो पीवाईक्यू के रूप में 2023-2024 के बीच में जो विविध प्रश्न आए हैं, मिसलेनियस टाइप के सवाल आए हैं, जो आपके शिफ्ट में एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं जो विविध रूप में होते हैं। तो आज उसका भाग क्या होगा, पहला होगा, और ऐसे ही आपके और सारे वीडियो मिलते जाएंगे, भाग दूसरा तीसरा ऐसे भी और सारे मिलेंगे। तो आज का पहला होगा, इसमें 20 क्वेश्चन होंगे और देखेंगे जैसे विविध का मतलब हो गया कि जैसे हो सकता है कि किसी अनुसंधान रिसर्च सेंटर हो गया या दिवस हो गए या कह सकते हैं किसी की जयंती हो गई, कुछ ऐसे सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो उन्हीं की श्रृंखला है 20 क्वेश्चनों की। तो चलो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन हमारा यह है कि मदर टेरेसा की जयंती मनाने के लिए उन पर टिकट निम्नलिखित में से किस देश ने प्रकाशित किया है। तो हालांकि ऑप्शन देखेंगे तो भारत, अमेरिका, यूके और पाकिस्तान। तो इसमें हालांकि सही आंसर जो आपका है वो है कौन सा, अमेरिका। तो जो मदर टेरेसा हैं, मदर टेरेसा, इनकी जयंती पर अमेरिका ने क्या किया कि एक डाक टिकट भी क्या किया है, जारी किया है। ठीक है। तो अब थोड़ी सी इनसे हम लोग बात करते हैं मदर टेरेसा से लेकर। देखिए, जो मदर टेरेसा है, मदर टेरेसा, हालांकि ये मूल रूप से कह सकते हैं कि जो मैसेडोनिया है वहाँ की ये क्या है, नागरिक है। लेकिन 1948 में, ठीक है, 1948 में इन्होंने भारतीय नागरिकता प्राप्त कर ली। ठीक है। तो मदर टेरेसा को ध्यान रखेंगे, क्या सवाल बनेगा कि ये उन्होंने भारतीय नागरिकता कब प्राप्त की थी। तो 1948 में भारत की नागरिकता प्राप्त की। ठीक है। और इनका निधन भी कोलकाता में, इनका निधन जो हुआ वो कोलकाता में हुआ था। ठीक है। जबकि जन्म मैसेडोनिया नामक एक शहर है वहां पे हुआ था। तो मदर टेरेसा, अच्छा, मदर टेरेसा से आपसे कई सारे सवाल बन सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि मदर टेरेसा को शांति में नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, शांति में इनको क्या मिल चुका है, नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। कब मिला था तो बताएंगे, 1979 में। ठीक है। और क्योंकि भारत में रह के इन्होंने बहुत, कह सकते हैं, भारत में अच्छा काम भी किया है, तो इनको भारत सरकार ने भारत रत्न भी दिया है। कब दिया है, 1980 में। तो मतलब एक साल आगे पीछे, पहले इनको नोबेल पुरस्कार मिला और फिर इनको भारत रत्न भी प्राप्त हुआ। ठीक है। तो मदर टेरेसा की जयंती पर अमेरिका ने डाक टिकट क्या किया, जारी किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश डैश को लाइट ऑफ एशिया, एशिया की ज्योति के रूप में भी जाना जाता है। रूमी को, बुद्ध को, गांधी जी के, स्वामी विवेकानंद को। तो लाइट ऑफ एशिया हम लोग किसे कहते हैं, तो गौतम जो बुद्ध हैं इनको हम लोग लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। जबकि गौतम बुद्ध का जो कह सकते हैं जीवन अधिकतम जो गुजरा वो उत्तर प्रदेश में गुजरा, इसलिए उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना भी कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आ जाए कि जो आपका राज्य है कौन सा, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश को हम लोग कहते हैं बौद्ध धर्म का पालना। यानी कि गौतम बुद्ध से संबंधित बहुत सारी जो गतिविधियां हैं वो उत्तर प्रदेश से ही संबंध रखती हैं, चाहे वो संकिसा हो, चाहे सारनाथ हो, या फिर कह सकते हैं कि और भी सारे जो प्लेसेस हैं, उस सिद्धार्थ नगर की बात कर लेते हैं, तो ये सब यूपी में ही है। उसके अलावा देखेंगे कि एक सवाल आपसे पूछता है कि इनके स्तूप हैं, ठीक है ना, कह सकते हैं कि स्तूप और मठ का संबंध बौद्ध धर्म से है। तो स्तूप की बात करते हैं तो स्तूपों की बात करते हैं तो एक स्तूप आपका है सांची का स्तूप। ठीक है। सांची का स्तूप। तो जो सांची का स्तूप है, हालांकि ये एमपी में है, सम्राट अशोक ने बनाया था, लेकिन जो सांची का जो स्तूप है ये यूनेस्को की सूची में क्या हुआ, शामिल हो गया था। कब, 1989 में। कब, 1989 में शामिल हो गया था। ठीक है। वैसे सांची का जो स्तूप, एक चीज और भी ध्यान रखिएगा कि जो सांची का स्तूप है, ठीक है ना, ये आप देखेंगे तो किसी न किसी
नोट के पीछे ये छपा भी हुआ है नहीं, किसी किसी नोट के पीछे ये छपा हुआ भी है, ठीक है। तो ये कब शामिल हो यूनेस्को में? 1989 में क्या हो गया, ये शामिल हो गया, ठीक है। तो ये दो चीज। अच्छा, सबसे बड़ा स्तूप की बात करें तो वो केसरिया स्तूप है, ठीक है ना। देखिए, सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है तो बताएंगे केसरिया स्तूप है, ठीक है। कहाँ पे है? तो ये बिहार में है, ठीक है। ये कहाँ पे है? बिहार में। तो ऐसे ना जाने कारण कितने बहुत सारे स्तूप है, जैसे धम्मेक स्तूप है, चौखंडी स्तूप है, ये भारत के उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित है धम्मेक और स्तूप, ठीक है। कौन कौन से? देखिए, धम्मेक व चौखंडी और धर्म राजिका, ये जो तीनों स्तूप हैं, ये जो तीनों स्तूप हैं, ये आपके सारनाथ में है। सारनाथ यूपी में है। कहाँ पे? सारनाथ यूपी में है, ठीक है। तो देखिए, एक धरोहर को अपनाएं, अपनी धरोहर, अपनी पहचान, डैश डैश की पहल है। ये एक क्या है, पहल शुरू किया गया था। तो पूछ रहा है कौन सा मंत्रालय या कौन से विभाग द्वारा ये पहल शुरू किया गया है। तो वैसे ये शुरू जो किया गया था वो पर्यटन मंत्रालय जो आपका है, टूरिज्म जो मिनिस्ट्री उसके द्वारा शुरू किया था। लेकिन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भी ध्यान रखिएगा कि इसका जो मुख्यालय है, हालांकि ये कहाँ पे है, नई दिल्ली में है, ठीक है ना, नई दिल्ली में है। और जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, इसकी कह सकते हैं कि स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो एक कौन है, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा शुरू इसकी स्थापना की गई थी। लगभग मान चलिए 1861 के आसपास में स्थापना की गई थी, ठीक है। कब? लगभग 1861 में। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1861 में की गई थी, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल हमारा है, जलवायु के संदर्भ में ITCZ का पूर्ण रूप क्या है? तो ITCZ का पूरा नाम होता है कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है, ठीक है। तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है। तो इसके लिए ऑप्शन आपका क्या है, बी वाला सही है। या हिंदी में बात करें तो हिंदी में अगर कहते हैं इसे क्या, अंतर उष्ण कटिबंध अभिसरण अभिसरण क्षेत्र। अभिसरण मतलब होता है मिलना, ये हिंदी में इसका मतलब होता है। यानी कि भूमध्य रेखा, यानी कि आप देखेंगे कि जो आपका ये क्या है, पृथ्वी है, और बीच में क्या है, ये 0 डिग्री आपका क्या है, अक्षांश है, ठीक है। ऐसे कहते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो आपकी व्यापारिक पवनें जहाँ मिलती हैं, इस तरीके से जहाँ पर आपकी व्यापारिक पवनें जहाँ पे मिलती हैं, जहाँ पर व्यापारिक पवनें मिलती हैं, वो आला क्षेत्र क्या कहलाता है, ITCZ कहलाता है, ठीक है। तो ITCZ आप बताएंगे कि जहाँ पर व्यापारिक व्यापारिक पवनें आपस में मिलते हैं, वो वाला क्षेत्र जो होता है वो आपका ITCZ का होता है, कहता है ITCZ का होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्यपाल यानी गवर्नर के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय अमेरिकी कौन हैं? विनोद खोसला, बॉबी जिंदल, पान नलीन या रोहिंटन मिस्त्री। तो ये हैं बॉबी जिंदल। कौन है? बॉबी जिंदल। निम्नलिखित भारतीय व्यक्तियों में से किसने पानी फाउंडेशन की स्थापना की है? देखो, पानी फाउंडेशन, सलमान खान, शाहरुख खान, रणवीर सिंह या आमिर खान। तो देखो, आमिर जो खान है इन्होंने किया था। जो ये पानी फाउंडेशन है, इसकी स्थापना देखिए 2006 में हुई थी। क्यों हुई थी? तो कह सकते हैं कि जो ग्रामीण, जो महाराष्ट्र है, ग्रामीण
महाराष्ट्र क्षेत्रों में सूखे से निपटने हेतु, यानी कि जो ग्रामीण महाराष्ट्र है, तो ग्रामीण महाराष्ट्र में जो पानी की जो समस्या है, उस समस्या को समझा सुलझाने के लिए 2006 में आमिर खान द्वारा पानी फाउंडेशन की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला देखिए, अगला सवाल हमारा क्या है, इंडिगो एयरलाइंस के सह संस्थापक कौन है? इंडिगो एयरलाइंस के सह संस्थापक राहुल भाटिया, वाईसी देवधर, किरण मजूमदार शाह या पवन मुंजाल। ठीक है, पवन मुंजाल। अच्छा, एक चीज आप यहाँ पे थोड़ा बैक आते हैं जरा भाई, देखो 2000 क्या लिखा है, ये यहाँ पे कर दो 2006 नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक है, 2000 क्या है, 16 है। ठीक है, 2016 ध्यान रखेंगे। अब जो इंडिगो एयरलाइंस के सह संस्थापक कौन है, तो वह है राहुल भाटिया। तो दो लोग थे, एक कौन है, तो राहुल भाटिया और दूसरे हैं राकेश गंगवाल। राकेश गंगवाल, तो इन दो लोगों ने मिलकर स्थापना किया था कौन, इंडिगो एयरलाइंस की। तो इंडिगो एयरलाइंस की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 2006 में। ठीक है, 2006 में हुई थी। तो राकेश गंगवाल, ठीक है, राकेश गंगवाल और कौन है, तो राहुल भाटिया, इन दो लोगों ने मिलकर की थी। अगला है कि किस वर्ष भारत ने खोजपूर्ण खनन के लिए अंतरराष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण के साथ एक समझौते पर क्या किया था, हस्ताक्षर किया था? तो ये सवाल आपका जो है वो 2019 में आया हुआ सवाल है। तो इसमें जो सही आंसर आपका है 2002 का। ठीक है, 2002 में ये क्या हुआ था, समझौता हुआ था। ठीक है, हमने पढ़ा होगा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के बारे में पढ़ा होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जो संगठन है उसका मुख्यालय लंदन में है। ठीक है, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, नॉर्मन बोरलॉग, एडम स्मिथ, जवाहरलाल नेहरू, वर्गीज कुरियन। तो ये देखो, जो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग है, इनको विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, जैसे भारत में एम एस स्वामीनाथन को। लेकिन ध्यान रखना, जो नॉर्मन बोरलॉग है, ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग है कि ये क्या है, एक अमेरिकी ये क्या है, कृषि वैज्ञानिक हैं। क्या है, कृषि वैज्ञानिक हैं। ठीक है, ये अमेरिकी क्या है, कृषि वैज्ञानिक हैं। और इनको 1970 में शांति के लिए क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, नोबेल प्राइज मिला था इनको, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, तो बाकी एडम स्मिथ को हम लोग क्या मानते हैं, इनको मानते हैं अर्थ शास्त्र का जनक मानते हैं। इनकी एक पुस्तक है ना बहुत फेमस, वेल्थ ऑफ नेशन। इनकी एक पुस्तक है, एक बुक्स है इनकी, वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन यानी राष्ट्र की संपत्ति या आय कह सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति के जनक हम लोग मानते हैं। आगे देखिए, भारतीय डाक नेटवर्क विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है? जो भारतीय डाक है वो विश्व में किसके लिए प्रसिद्ध है, सवाल ये है। ये सबसे पुराना डाक नेटवर्क है, ये सबसे छोटा है, सबसे बड़ा डाक, ये सबसे सस्ता है। देखो हमारे भारत में जो डाक नेटवर्क है ये भाई सबसे बड़ा है, इसलिए विश्व में क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है ना, इसलिए क्या है, प्रसिद्ध है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक कृषि वैज्ञानिक है जिन्होंने भारत में हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? अच्छा, अब ये बात आ गई कहाँ की, भारत की। तो भारत में भाई कौन है, तो ये है एम एस स्वामीनाथन, यानी कि मोनकोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन, ये पूरा नाम है एम एस स्वामीनाथन का। तो एम एस स्वामीनाथन की बात करें तो इनका भी मेरे हिसाब से सितंबर 2023 में इनका क्या हुआ, निधन हो गया था। ठीक है, सितंबर 2023 में। ठीक है, तो वही 28 सितंबर 2023 में क्या हो गया, इनका निधन। ठीक है, और इनको अभी ध्यान रखिएगा कि 2024 में क्या मिला है, इन्हें मिला है भारत रत्न मिला है। ठीक है, 2024 में भारत
रत्न मिला है। ठीक है, तो विक्रम साराभाई कौन है? तो विक्रम साराभाई को हम लोग मानते हैं क्या, विक्रम साराभाई को क्या कहते हैं? अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, कार्यक्रम के जनक। तो मतलब भारत में अंतरिक्ष के क्षेत्र में किसने उपलब्धि दिलाई है अधिकतम? तो ये है विक्रम साराभाई। तो इसलिए मानते हैं क्या, अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक। यानी भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? विक्रम साराभाई। बाकी वर्गीज कुरियन कौन है? श्वेत क्रांति, जिन्होंने भारत में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण विकास या महत्वपूर्ण योगदान किया है कि दूध का प्रोडक्शन कैसे ग्रोथ हो पाए। निम्नलिखित में से कौन कुडियाट्टम के पुनर्जागरण के दिग्गजों में से एक है? वैसे इस सवाल के लिए सही आंसर क्या है आपका? वो है ऑप्शन नंबर जो आपका 4th है, अमूल माधव चाक्यार। ठीक है, भारत में एपेडा का संबंध निम्नलिखित किससे है? हथियार और गोला बारूद से, कृषि से, सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं से, या राजमार्ग से? देखिए, एपेडा का जो फुल फॉर्म है, इसकी स्थापना वैसे दिसंबर 1985 में हुई थी। एपेडा अपेडा का फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर। क्या है इसका फुल फॉर्म जो है वो है आपका एग्रीकल्चरल, ठीक ना, एग्रीकल्चर। और फिर इसे हम लोग क्या बोलेंगे? एंड प्रोसीड फूड, एंड प्रोसीड फूड। ठीक है, प्रोसीड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या है? अथॉरिटी। ये इसका क्या है? पूरा नाम है। ठीक है, ये क्या है? आपका पूरा नाम है। और जो एपेडा है इसकी स्थापना दिसंबर 1985 में हुई। मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। और एपेडा का जो मंत्रालय है, मंत्रालय थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है ना? ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कृषि मंत्रालय नहीं, अच्छा इसमें सही आंसर है तो ये क्या है? कृषि से संबंधित है ये संस्था एपेडा जो है। लेकिन जो मंत्रालय है इसका मंत्रालय है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ठीक है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन ये प्राधिकरण क्या करता है? काम करता है। जबकि कृषि लिखा तो है लेकिन ये कृषि मंत्रालय के अधीन नहीं है। ठीक है, ये किसके अधीन है? ये है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ठीक है, जबकि ये पूछ रहा है कि एपेडा का संबंध किससे है, तो कृषि से। कृषि से क्यों है? क्योंकि कृषि से संबंधित जितने भी प्रोडक्ट हैं, जैसे फल हैं, सब्जियां हैं, या कह सकते हैं कि अन्य चीजें हो गई, तो उनको क्या करना है? एक्सपोर्ट करना है, उनको बढ़ावा देना है। एक्सपोर्ट में क्या करना है? बढ़ावा देना है। ठीक है, निर्यात में क्या करना है? बढ़ावा देना है। ये इसका काम है, किसका? एपेडा का। तो एपेडा का फुल फॉर्म आपने देख लिया क्या है। ठीक है, आगे ये अगला क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शख्सियत को मोजार्ट ऑफ मद्रास? ये तो वैसे चर्चित नाम रहता है कि क्या? मोजार्ट ऑफ मद्रास। ये कहते हैं ए आर रहमान को। क्या कहते हैं? ए आर रहमान को कहते हैं। और ए आर जो रहमान है इनको 2 बार ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है। तो ये ए आर रहमान है कौन? तो ए आर रहमान जो है ये भारतीय म्यूजिक डायरेक्टर है। क्या है? भारतीय म्यूजिक डायरेक्टर। ठीक है, यानी कि ये क्या है? आपके निर्देशक हैं। ठीक है, तो ए आर रहमान। तो लता मंगेशकर जी देखो आगे, तो लता मंगेशकर की एक बात ध्यान रखना कि इनको भी भारत रत्न प्राप्त हो चुका है। भारत रत्न कब मिला था? 2001 में।
और लता मंगेशकर के जो गुरु की बात करते हैं वो कौन है, वो है अमान अली। अमान अली। और लता मंगेशकर का घराना पूछ लेता है कि ये किस घराने से संबंध रखती हैं, तो बताना भिंडी बाजार, भिंडी बाजार घराना, जो कि कहाँ पे है, मुंबई में है। ठीक है, तो ये लता मंगेशकर जी के बारे में ध्यान रखिएगा। तो लता मंगेशकर। अब देखिए आगे, महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 5 रुपए के नोट, 5 रुपए का नोट नहीं है, यहाँ पे 50 रुपए का नोट। ध्यान रखें कितना, 50 रुपए नोट का मूल रंग कैसा है, 50 रुपए नोट का मूल रंग कैसा है। तो देखो 50 रुपए का जो नोट है ना, उसका रंग है कैसा, ये है फ्लोरेंस, फ्लोरोसेंट नीला। कैसा है, फ्लोरोसेंट नीला है। ठीक है, बाकी पत्थर यानी स्टोन ग्रे, तो ये 500 रुपए नोट का है ना, 500 रुपए नोट का ऐसा ही रंग है। लेवेंडर जो है वो 100 रुपए नोट का रंग है नी। और चॉकलेट जो ब्राउन है ये 10 रुपए नोट का रंग है नी। और बात करते हैं 200 रुपए नोट का रंग कैसा है, तो कह सकते हैं ये है क्या, चमकीला, चमकीला क्या आपका है, पीला है। ठीक है, और 20 रुपए नोट का रंग कैसा है, तो कह सकते हैं थोड़ा सा भाई पीला हरा है, थोड़ा पीला हरा है। ठीक है, तो ये इतने तो नोट हैं जो नए सीरीज जारी हुई है। हाँ इतने ही हैं। ठीक है, और इनके पीछे और क्या है, इनका नाम भी कह सकते हैं, इनके पीछे क्या है, कहीं ना कहीं एक चित्र भी है। जैसे कि लेवेंडर 100 रुपए नोट के पीछे तो रानी की वाव है नी, रानी की वाव है जो गुजरात में है। और ग्रे स्टोन यानी 500 रुपए नोट के पीछे तो दिल्ली का लाल किला है। फ्लोरोसेंट नीला यानी 50 रुपए नोट के पीछे तो आपका हम्पी का मंदिर है कर्नाटक में। और चॉकलेट ब्राउन 10 रुपए नोट के पीछे सूर्य, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो है। 200 रुपए नोट के पीछे जो है वो आपका सांची का स्तूप है, मध्य प्रदेश वाला, जो यूनेस्को में 1989 को शामिल हुआ। और 20 रुपए नोट के पीछे जो आपका है, आपका एलोरा की गुफा है जो कि महाराष्ट्र में है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है, तो ये है कौन, माधवीपुरी बुच। यानी इतिहास में पहली बार हुआ है, क्योंकि सेबी की स्थापना जो हुई है, सेबी की जो स्थापना हुई है वो हुई है 12 अप्रैल 1988 को। कहाँ पर, मुंबई में। और इसके इतिहास में भी कोई महिला प्रेसिडेंस अध्यक्ष नहीं बनी थी, लेकिन अब बनी है कौन, माधवीपुरी बुच बनी। लेकिन सेबी के लिए जो एक्ट आया, एक्ट कब आया है, ये एक्ट आया था 30 जनवरी 1992 को एक्ट आया। ठीक है, इसके लिए अधिनियम बना कब, 30 जनवरी 1992 को एक्ट बना। जबकि इस सेबी की स्थापना कब हो गई, वो हो गई कब, तो 1988 में। अगला क्वेश्चन है, चरक को डैश डैश के जनक के रूप में जाना जाता है, योग, भारतीय राग, भारतीय शास्त्रीय नृत्य या आयुर्वेद। तो चरक संहिता ये तो आयुर्वेद के लिए फेमस है। ठीक है, योग का जनक किसे मानते हैं, योग का जनक किसे मानते हैं, तो मानते हैं पतंजलि को। किसे मानते हैं, पतंजलि को मानते हैं। ठीक है, पतंजलि को मानते हैं। इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है, इनाम गांव ये तो हड़प्पा कालीन ये क्या है, स्थल है। तो ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र के पुणे में, पुणे जिला में। ठीक है, वहां पे है। और ये जो इनाम गांव है, इनाम गांव है, इसको ध्यान रखेंगे कि ये हालांकि घोड़ नदी, घोड़ नदी के ये क्या है, तट पर है। और ये हड़प्पा कालीन क्या है, स्थल है। हालांकि कृषि प्रधान स्थल है, यहाँ पे कृषि के भी साक्ष्य आपको मिले मिले हैं ये। ठीक है, और महाराष्ट्र में एक दैमाबाद भी है। क्या है, दैमाबाद भी, जो प्रवरा नदी के किनारे है। ठीक है, तो अगर देखें, तो अगर देखें महाराष्ट्र में दैमाबाद भी
हड़प्पा कालीन क्या है, स्थल है। तो हड़प्पा कालीन स्थलों में सबसे दक्षिण में जो प्राप्त हुआ है भारत में स्थल, वो दैमाबाद ही, और दैमाबाद जो है ये कहीं ना कहीं क्या है, प्रवरा नदी, जो कि प्रवरा जो है वो गोदावरी की सहायक है, गोदावरी की सहायक प्रवरा नदी के तट तट पर है कौन सा, ये है दैमाबाद। ठीक है, कौन सा, दैमाबाद। ठीक है, ये देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अटल पेंशन योजना एपीवाई के अंतर्गत ग्राहक की आयु कितनी होनी चाहिए? 25 से 50 वर्ष, 15 से 30 वर्ष, 18 से 40 वर्ष, 40 से 60 वर्ष। देखिए जो अटल पेंशन योजना जो शुरू हुई है उसमें आपकी एज न्यूनतम होनी चाहिए कितनी, 18, और अधिकतम होनी चाहिए कितनी, तो 40। कितनी, 40। अब जो अटल पेंशन योजना है ये आया कब, तो ये आया था कब, तो 9 मई 2015 को ये योजना आई। और ये योजना, इसमें पेंशन दी जाएगी, कुछ आप प्रीमियम देंगे और आपको मंथली कुछ आपको पेंशन मिलेगी। ठीक है ना, 40 वर्ष के बाद जिस हिसाब से आप पे करते हो उस हिसाब से आपको मिलेगी। ठीक है, कम से कम तो आपको 1000 है, अधिकतम 5000 है, मानसिक होगी। तो ये अटल पेंशन योजना। जैनियों के दिगंबर संप्रदाय द्वारा प्रशुर्पण पर्व, अच्छा ये आपने ना कि प्रशुर्पण पर्व कौन मनाता है, तो जैन धर्म के लोग बनाते हैं। जैन धर्म में भी कौन से, तो जो कि दिगंबर समुदाय के हैं वो, श्वेतांबर नहीं, दिगंबर। तो ये पूछ रहा है ये कितने दिनों तक चलता है। ठीक है, क्या 10 दिन, 16 दिन, 14 दिन या 12 दिन? तो ये जो चलता है आपका वो चलता है कितना, 10 दिन। कितने दिन चलता है, 10 दिन तक चलता है। ठीक है, तो ये जैनियों का क्या है, एक पर्व है जो 10 दिनों तक चलता है। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ें कुछ आपको समझ में आई होंगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।